नमस्कार आप सभी दर्शकों को, और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी का डिजिटल प्लेटफॉर्म, और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजमानी। तो देखिए, लोकसभा चुनाव लगातार हम इस मसले पर बात कर रहे हैं कि आखिर लोगों के मुद्दे क्या है जिस पर जनता इस बार अपने मत का इस्तेमाल करेगी। इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे देवरिया सीट की। बहुत दिलचस्प समीकरण है यहाँ का, क्योंकि यहाँ पर कभी भी किसी एक पार्टी का गढ़ देवरिया को नहीं कहा जाता है। समय समय पर यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हुआ, कभी बीजेपी, कभी सपा, कभी जनता दल, कभी बसपा, तो कभी कांग्रेस। हर एक सीट के प्रत्याशी ने यहाँ पर जीत हासिल की है। लेकिन 2019 की एक ऐसी तस्वीर थी जिसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल 2019 में देवरिया सीट पर ऐसा पहली बार हुआ कि जब भारतीय जनता पार्टी ने उम्र ज्यादा होने की वजह से कलराज मिश्रा का टिकट काटते हुए रमापति जी को दे दिया। इस दौरान रमापति ने इस सीट पर जीत हासिल की, और साथ ही कांग्रेस, सपा और बसपा के प्रत्याशी को एक करारी शिकस्त का यहाँ पर सामना करना पड़ा। लेकिन अब साल दूसरा है, लोगों के मुद्दे दूसरे हैं। ऐसे में लगातार जिस तरीके से देवरिया में ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था पर विपक्षी दल बीजेपी पर हमलावर है, क्या इस बार कानून व्यवस्था मुद्दा बनेगा? क्या इस बार की जनता विकास के मुद्दे पर अपना मत का इस्तेमाल करेगी? आज ये तमाम बड़े सवाल है जिन पर हम बड़ी चर्चा करेंगे, जिसके लिए हमारे साथ दिव्यांश मिश्रा जुड़ चुके हैं बतौर नेता सपा। साथ ही हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हैं रंजीत जी, बतौर भारतीय जनता पार्टी के नेता, वो अपना पक्ष रखेंगे। नंदन श्रीवास्तव वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ जुड़े हैं। वहीं अगर हम बात करें शरद मणि त्रिपाठी जी की, तो ये कांग्रेस की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे। और इस चर्चा की शुरुआत सबसे पहले मैं करना चाहूंगी रंजीत जी से। देखिए रंजीत जी, देवरिया की लगातार वो तस्वीरें सामने आती हैं जिसमें ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था साफ तौर पर नजर आती है। नरसंहार आपको याद होगा, किस तरीके से एक पति अपनी पत्नी के शव को लेकर पूरी रात जनपद के अंदर टहलता रहता है। वो अंतर जनपदीय जा करके अपनी पत्नी का इलाज कराने की कोशिश करता है। क्या वाकई कानून का राज जिसका आप जिक्र करते हैं वो कायम है देवरिया में? जी हाँ, बिल्कुल। आपने जो बात अभी करी है, देवरिया में कानून का राज पहले से ही स्थापित है और आज भी देवरिया में कानून व्यवस्था अच्छी तरीके से सुचारू रूप से चल रही है। अगर हम बात करते हैं कि जो दो नरसंहार हुए या फिर जो भी घटनाएं हुई इधर पिछले दिनों में, तो देखिए यह मानव का जो स्वभाव है, मानव के आप भी जानते हैं कि अलग अलग व्यक्तित्व के लोग रहते हैं इस समाज में। कुछ लोगों को लालच घेर लेता है, अगर लालच के कारण और ऐसे किसी भी जघन्य कृत्य में कोई भी व्यक्ति इन्वॉल्व होता है, तो ऐसे लोगों का समर्थन हम लोग नहीं करते हैं। ऐसे लोग समाज के दुश्मन हैं। और योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो उत्तर प्रदेश में चल रही है, वो हमेशा से गुंडा माफिया या जो भी इस तरीके के कृत्य करने वाले लोग हैं, उनके खिलाफ सख्ती से खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। देवरिया के लोग यह पूर्णतः विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में चल रही है, वो हमेशा ही गरीबों, दबे हुए लोगों के साथ खड़ी रही है और ऐसे गुंडों के खिलाफ हम लोग हमेशा रहे हैं। तो जो भी घटना हुई है, यह आपसी विवाद, जमीनी विवाद, लालच और जो कुछ भी सपा ने बोया था, उसका परिणाम यह रहा है। हम यह मानते हैं कि इसमें हमारे प्रशासन से जो चूक हुई, लेकिन इसका जो आप देखेंगे इस घटनाक्रम में जो पीछे के जो दृश्य है, जिन्होंने इसको इतने दिनों में उगलने का समय दिया, यह कहीं ना कहीं सपा द्वारा बोई गई चीज थी। जिन्होंने अपनी सरकार में जो भी नेता रहे हैं सपा के, वो जमीन की दलाली, जमीन को कब्जा कर रहा, गुंडाई कर रहा, इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और उन लोगों ने इनको बढ़ावा दिया है, जो आज उभर कर सामने आ रहे हैं, जिनको योगी आदित्यनाथ जी की सरकार द्वारा पूर्णतः दबाया जाएगा, इनको कटघरे में खड़ा करके जेल भेजा जाएगा। ऐसे लोगों की कार्रवाई की जाएगी। निभाने की बात करते हैं, और जब ध्वस्त हुई कानून व्यवस्था पर सवाल पूछा गया तो आपने ठीक सीधा समाजवादी पार्टी पे फोड़ दिया। कब तक समाजवादी पार्टी के कंधे पर रखकर बंदूक चलाएंगे? अरे आपकी पार्टी के यहाँ पर सभी 500 विधायक है, सांसद आपकी पार्टी का है। अगर कानून व्यवस्था ध्वस्त हो रही है तो उसकी जिम्मेदार सपा। एकदम आप सही बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ सांसद है, विधायक है। ऐसे जो भी गुंडे, अपराधी, माफिया अभी भी उभरने का प्रयास कर रहे हैं, हम सभी उनको दबाएंगे और उनको जेल भेजेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। दिव्यांश श्रीवास्तव जी, आपने सुना ना, साफ तौर पर बीजेपी के नेता, विधायक उनके हैं, सांसद उनके हैं, लेकिन गलतियां अगर सामने आई तो उसके लिए समाजवादी पार्टी जिम्मेदार। क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, आपके चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ मुस्कान जी। और पहली बार तो डिबेट में बैठने का मौका मिला है, और देवरिया के लोकसभा सीट पे चर्चा करने की बात आपने की। और रही बात नरसंहार की और अपराध की,
तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विगत सरकार 7 साल से चल रही है उत्तर प्रदेश में, और लंबे दिनों से सरकार चल रही है देश की राजनीति में, इन लोगों ने आप माफियाओं को, गुंडों को और जगभू माफियाओं को और यहाँ तक कि खनन माफियाओं को संरक्षण दे करके अपने साथ अपराध कराने का काम भी कर रहे हैं। इनके विधायक अपराधों को बढ़ावा दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षित करते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि देवरिया में जो नरसंहार होता है उसके पीछे जो भी लॉजिक है, जमीन को लेकर जो विवाद हुआ, और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मेरे माननीय राष्ट्रीय नेता जी माननीय अखिलेश यादव ने कहा तो घटनाएं घटित हुई वहां पर, वो रिएक्शन टू रिएक्शन है, क्रिया का प्रतिक्रिया वहां पे हुआ। और रही बात अपराध की, तो देवरिया में एक बार मैं यहाँ पे टोकना चाहूंगा, मुस्कान जी आप जरा इनको रोकेंगी, और एक हमारा लेने की पक्ष ये कह रहे हैं क्रिया की। हमारे जब ये बोले तो मैं कुछ बोल नहीं रहा था, इनको सुनना चाहिए। इनके 7 विधानसभा में इनके पूरे विधायक हैं, इनका लोकसभा का सदस्य है। उसके बाद इनकी स्थिति यह है कि देवरिया को, जो देवरिया पिछड़ापन में गिना जाता है, आज भी देवरिया पिछड़ा है। ये शिक्षा की बात नहीं करेंगे, रोजगार की बात नहीं करेंगे, ये स्वास्थ्य सुरक्षा की बात नहीं करेंगे, मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की जो नियुक्तियां उस पर बात नहीं करेंगे, ये बात बेरोजगारी पे नहीं करेंगे, यह बात भ्रष्टाचार और महिला उत्पीड़न पे नहीं करेंगे, या स्वास्थ्य सुरक्षा पे नहीं करेंगे, ये छात्रवृत्ति पे बात नहीं करेंगे, इन नौजवानों पर बात नहीं करेंगे, ये अपराधों पे बात करेंगे। और इनसे मुख्यमंत्री जो खुद अपना मुकदमा वापस ले लिए हो, हम कैसे मानते हैं कि अपराधियों को संरक्षण नहीं देते हैं? ये खुद बताएं, इनके पास तमाम तरह के अपराधी है। दिव्यांश जी इतना हताश होने की आवश्यकता नहीं है। आप बात सुनिए पहले, आपको मैं जा रहा हूँ, शिक्षा पे बात नहीं करोगे, महंगाई में बात नहीं करोगे, बेरोजगारी में बात नहीं करोगे, भ्रष्टाचार पे बात नहीं करोगे, किसानों के मुद्दे पे बात नहीं करोगे, आप अपराधियों पे बात करोगे, और अपराध को संरक्षण आप देते हैं। तमाम तरह के हो गया है तो पहली बात तो मुस्कान जी मैं बताना चाहूँगा, समाजवादी पार्टी ने अभी आज की सरकार है, दिव्यांश जी, रंजीत जी, एक सेकेंड, आप 2 गेस्ट और हमारा इंतजार कर रहे हैं, पहले ओपनिंग रिमार्क उनसे लेते हैं। देखिए शरद मणि त्रिपाठी जी, ध्वस्त हो रही है कानून व्यवस्था, महंगाई चरम पर है। एक सेकंड रंजीत जी, एक सेकंड, ओपनिंग रिमार्क सबसे ले लूं फिर आपके पास आऊंगी। ध्वस्त हो रही है कानून व्यवस्था, महंगाई, बेरोजगारी को आप लोग लगातार मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप लगातार बीजेपी पर हमलावर है देवरिया में कि कानून का राज नहीं कायम है, इस बार वो कौन से मुद्दे हैं जिसको लेकर आप जनता के बीच पहुंचे? शरद जी। जनता के बीच में पहुंचने से पहले मैं सभी मेरे साथी प्रतिपक्षगण चाहे जो भी हमारे दर्शक हैं, सभी लोगों का और आपके चैनल का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमको बोलने का मौका मिला है। कांग्रेस के पास विगत बहुत दिनों से उत्तर प्रदेश में ऐसे सत्ता का जो है उपयोग करने का समय नहीं मिला हुआ है। कांग्रेस को ऐसा बहुत दिन हुआ समय मिले हुए कि जो देवरिया का या पूरे उत्तर प्रदेश का सेवा कर सके, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि मुद्दे तो बहुत हैं। कानून व्यवस्था को ले लिया जाए, बेरोजगारी को ले लिया जाए, शिक्षा व्यवस्था को ले लिया जाए, नरसंहार को ले लिया जाए, हत्या को ले लिया जाए, रेप को ले लिया जाए, ऐसी क्या है जो इस सरकार में नहीं है? कहा कि हम बात करें जो नहीं है, यही तो सारे मुद्दे हैं। अगर इनकी सरकार इतनी ही अच्छी है, इनकी सूचना व्यवस्था साथ इतनी अच्छी ही है, तो फिर हमको क्यों बोलना पड़ता है? हमको क्यों मौका मिलता है? इनको क्यों बार बार क्षेत्र में जाना पड़ता है? बार बार अपने सरकार में ही रहते हुए अपने अधिकारियों को सस्पेंड क्यों करना पड़ता है? हिम्मत करें सस्पेंड, इनकी कोई गलती नहीं है, और अगर गलती है तो इसको मानना चाहिए कि इनकी शासन व्यवस्था कमजोर है, इनकी शिक्षा व्यवस्था कमजोर है।
ये केवल बात करेंगे कि जब कोई गलती हुई है तो पिछली सरकार पे लेके जाएंगे। पिछली सरकार क्या किया भैया? अगर पिछली सरकार खराब थी तभी तो आपको मौका मिला। आपको मौका मिला तो आप कौन से दूध के धुले निकले? अभी तो वही काम कर रहे हैं। जो दूध के धुले आता है तो आप भी उसका काम करिए ना। ठीक है शरद जी। देखिए नंदन श्रीवास्तव जी, जहाँ एक तरफ आप बहुत करीब से जानते होंगे हर एक पार्टियों के व्यवहार को, हर एक पार्टियों के मुद्दे को, किस शासनकाल में कितनी गलतियां हुई, लेकिन अगर आप मौजूदा स्थिति पर नजर डालें, जहाँ एक तरफ योगी आदित्यनाथ और पूरी भारतीय जनता पार्टी मिलकर पूरे प्रदेश में फीते काट रही है, शिलान्यास कर रही है, लोकार्पण कर रही है, लेकिन वहीं अगर हम सिर्फ देवरिया जनपद की बात करें तो लगातार बलात्कार के मामले सामने आते हैं। नरसंहार की तो खबर किसी से छुपी नहीं है। ऐसे में इस बार देवरिया की जनता क्या कुछ सोचकर अपने मत का इस्तेमाल करेगी? जो देवरिया की जनता है अभी उनका चुनावी मिजाज क्या देखने को मिल रहा है आपको? देखिए मुस्कान, कहा जाता है चुनावी बिगुल बजने के बाद से जितनी भी पार्टियां हैं अपने अपने फील्ड में उतर के अपनी अपनी रणनीति बनाने के लिए कहीं ना कहीं सभी जनता को लुभाने, अपने आकर्षित करने वाले वायदे करते हैं। लेकिन महत्वपूर्ण तब हो जाता है, और एक और कहावत सच्ची है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश होकर ही तय करना पड़ता है और उत्तर प्रदेश का रास्ता पूर्वांचल होकर तय करना पड़ता है। और इसी कड़ी में पूर्वांचल की जब बात करते हैं तो देवरिया एक महत्वपूर्ण रोल निभाता है, क्योंकि कहा जाता है चीनी के बर्तन बनाने के लिए फेमस है देवरिया की जनता की जो भावनाएं हैं, वो जनता की भावनाएं शिक्षा से हैं, अपराध को विराम लगाने के लिए है, प्रोग्रेस के लिए है, कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में विकास, उस मंशा के तहत रोजगार मिले, उस मंशा के तहत किसी भी क्षेत्र की जनता, किसी भी जिले की जनता ये मानसिकता लेकर चलती है। जनता को इससे मतलब नहीं है कि कौन सी पार्टी किस विचारधारा की, जनता को अपने विकास से मतलब है, अपनी महत्वपूर्ण योजनाओं से मतलब है और अपनी जमीनी हकीकत से मतलब है। लेकिन अगर प्रत्यक्ष रूप से देखें तो 2019 में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ चुनाव लड़ी। उस समय 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की, और इस समय भारतीय जनता पार्टी की जितने भी वरिष्ठ नेता हैं, जितने भी कह सकते हैं कि वरिष्ठ नेतृत्व करने वाले जितने भी नेता हैं, उनकी एक सुर में एक कहावत है कि इस बार 300 के पार। हालांकि ये कितनी सत्यता है, कितनी सच्चाई इसमें है, ये तो चुनाव नतीजा परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। जनता जिस मूड में है उनका मूड प्रत्यक्ष रूप से साफ है कि कानून व्यवस्था दुरुस्त हो, उनको रोजगार मिले और कहीं ना कहीं उनके विकास के बारे में बात की जाए। और जो भी इस विकास के बारे में बात करता है जनता उस रुख चली जाती है। हालांकि प्रबुद्ध वर्ग को साधने की कोशिश हर पार्टी कर रही है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या भारतीय जनता पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या आम आदमी पार्टी की बात करें, सभी का एक ही नेतृत्व और एक ही सुर में शब्द है कि प्रबुद्ध वर्ग को साधने का, चाहे वो ओबीसी समाज से आ रहा हो या एसटी समाज से आ रहा हो या फिर जनरल समाज से आ रहा हो, सभी वर्गों को लेकर प्रबुद्ध वर्गों के साधने की कोशिश की जा रही है। हालांकि जो बिहार में जो एक बात की जाए, जो रणनीति देखी गई चुनावी रणनीति, उत्तर प्रदेश में रणनीति को लाने के लिए एक कवायद शुरू की गई है पार्टियों ने। सबसे बड़ी बात कि चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, उनके वायदे में जितना दम जनता को दिखेगा, उनके विकास के बारे में जो बात करेगा, जनता का रुख उधर ही रहेगा। मुस्कान, ठीक है, यानी कि साफ तौर पर माना जाए कि अगर देवरिया की बात करें तो जो पार्टी विकास की बात करेगी, लोगों के लिए ज्यादा विकास की सौगातें लेके आएगी, फिलहाल जनता उन्हीं की तरफ रुख करती नजर आती है। रंजीत सिंह जी, बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे थे, बताइए। मुस्कान जी, सबसे पहले तो मैं नंदन श्रीवास्तव जी का यहाँ अभिवादन करूंगा, वो हमारे क्लासमेट भी रहे हैं और हम लोग एक साथ जो है देवरिया में पढ़ाई भी किए हुए हैं। तो मुझे याद है कि नंदन जी जब आप और मैं दोनों एक साथ यहाँ 12वीं की पढ़ाई करते थे, उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी और 12वीं की परीक्षा में नकल को लेकर काफी विवाद होता था। नकल को लेकर, पैसे देकर पास करने को लेकर, और हम लोगों का सेंटर यहाँ देवरिया में बनता था और राजकीय इंटर कॉलेज के बच्चे बहुत दुखी होते थे कि हमारा सेंटर जो है नकल वाली जगह पर नहीं बना है। तो मैं आप सभी को इस चीज की बधाई देना चाहूंगा कि आज वह समय आ गया है योगी जी की सरकार के नेतृत्व में कि अब कोई बच्चा इसमें नहीं रहता है कि वहाँ नकल वाला सेंटर बना है, वहाँ पैसे लेने वाला सेंटर बना है। अब हर जगह बच्चों को वही सुविधा मिल रही है और सभी बच्चे
मैं बहुत भारतीय जनता पार्टी की सराहना होनी चाहिए कि सभी बच्चे निष्पक्ष परीक्षा देते हैं और सबका रिजल्ट जो है वो निष्पक्ष आता है। कहीं भी चोरी चमारी जैसी कोई घटना यहाँ पर नहीं होती है। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे समाजवादी पार्टी के दिव्यांग श्रीवास्तव जी कह रहे थे, यह क्रिया की प्रतिक्रिया हुई जो देवरिया में घटना हुई। यह देखिए कितनी तुच्छ मानसिकता है कि अगर कोई जघन्य हत्या होती है, जघन्य नरसंहार होता है और उसको आप कहते हैं कि एक क्रिया की प्रतिक्रिया हुई। तो मैं मानता हूं कि दोनों घटनाएं जो है वो गलत हुई, उनके साथ हमारी सोच संवेदनाएं हैं। लेकिन आज अगर यह कहेंगे कि क्रिया की प्रतिक्रिया में आपने 6 लोगों को, निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, यह गलत विषय है। और समाजवादी पार्टी ने ही उनको संरक्षण दिया था, उन्होंने उनकी जमीन हड़पने का प्रयास किया, उसमें उनकी हत्या हुई और उस हत्या की प्रतिक्रिया में 6 लोगों की और हत्या हुई। या इस घटना को अंजाम देने का, इसकी नींव रखने का काम समाजवादी पार्टी सरकार ने किया था और आज भी उसको बचाव कर रहे हैं क्रिया की प्रतिक्रिया जैसा नाम देकर। तो यह तुच्छ मानसिकता है और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, देवरिया में जनता इस चीज को स्वीकार नहीं करने वाली है। और आगामी चुनाव में दोबारा आपको दिखेगा कि जो 2.5 लाख का अंतर संसदीय लोकसभा सीट पर था, वो 2.5 लाख का अंतर 3 लाख में बदल जाएगा। देवरिया में फिर हम चुनाव जीतेंगे। आपको बता दें, और एक और बात आप जो कह रहे थे कि हमने बच्चों को, छात्रों को क्या दिया, किसानों को क्या दिया, तो मुझे लगता है कि आप समाचार पत्र नहीं पढ़ते या फिर करंट अफेयर्स में जागरूक नहीं रहते। 12 करोड़ किसानों को प्रत्येक वर्ष 6,000 रुपए मोदी सरकार की तरफ से दिया जाता है सीधे उनके खाते में। कहीं कोई 1,000 रुपया निकाल कर प्रधान जी की जेब में नहीं जाता है। यह बात आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हमने अभी तक 3.5 करोड़ लोगों को आवास दिया है, वो मोदी सरकार के ही मतदाता है। उसके बाद 9.5 करोड़ घरों को एलपीजी कनेक्शन दिया हमने। आरोग्य योजना के तहत 4.5 करोड़ लोगों का इलाज हमने कराया है। और आप घूम कर जब देवरिया में निकलिएगा श्रीवास्तव जी, तो देख लीजिएगा एक बार माहौल क्या है। देवरिया की जनता भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर खड़ी है। ठीक है, देखिए रंजीत, ठीक है रंजीत जी, यूँ तो मुद्दा देवरिया है, लेकिन मैं एक आपको किस्सा याद दिलाऊंगी। जब अतीक कश्यप हत्याकांड हुआ तो आप ही की पार्टी के दिग्गज नेता ये कहते थे कि जिसने जैसा किया उसने वैसा भरा। तब आपको ये नहीं याद आया क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है? आवाज साफ नहीं आ रही आपकी, दोबारा बोलेंगे, स्पष्ट सुनाई नहीं दिया। जी रंजीत जी, क्या अब आप मुझे स्पष्ट तरीके से सुन पा रहे हैं? तो मैं अपनी बातों को रखूं। जी हाँ, बताइए। रंजीत जी, प्रयागराज का अतीक कश्यप हत्याकांड याद है ना आपको? जी जी। जब अतीक कश्यप हत्याकांड हुआ तो आप ही की पार्टी के दिग्गज और शीर्ष नेताओं ने कहा था कि ये क्रिया की प्रतिक्रिया है, जिसने जैसा किया उसने वैसा भरा। देखिए वो उनका अपना बातें नहीं, देखिए रंजीत जी, दोगली बातें नहीं चलेंगी ना फिर। अगर नहीं, देखिए हम कभी दोगली बातें करते ही नहीं। भारतीय जनता पार्टी कभी दोगली बातें नहीं करती। जो व्यक्ति अपराधी था, अतीक अहमद इस देश का बहुत महान व्यक्ति तो नहीं था, उसकी हत्या आज न कल किसी न किसी इसी गैंगवार में हो रही थी। यानी कि कानून का राज ध्वस्त हो चुका है, सीधे तौर पर नहीं माना जाएगा। और हम तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर ही रहे थे, हम तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई कर रहे थे। लेकिन अगर वो रास्ता है, पुलिस की अभिरक्षा में उनको गोलियों से भून दिया जाता है, ठीक है, बहुत अच्छा कानून का राज कायम है यूपी में, ठीक है, मैं मान गई। लेकिन देखिए दिव्यांश मिश्रा जी, जिस तरीके से रंजीत सिंह जी लगातार अपनी जीत की मजबूत दावेदारी पेश कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 2.5 लाख से ज्यादा वोटों का अंतर होगा जब भारतीय जनता पार्टी का सांसद दोबारा। पिछली बार था 2.5 लाख वोटों का अंतर, पिछली बार था, इस बार 3 होगा। इस बार तो आप ज्यादा, हाँ इस बार तो आप ज्यादा कह रहे हैं ना दिव्यांश जी। बोले? जी जी बिल्कुल दिव्यांश जी, बोलिए। आगामी चुनाव अभी 2 महीने बाद होना है और आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, जो देवरिया में पिछड़ापन है, जो चीनी का कटोरा कहा जाता था, इनकी सरकारें आई है, इन सरकार भी चला रहे हैं। बात सुनो कम से कम, अरे बात सुनो। चीनी मिले आपने बेच दी, समाजवादी पार्टी ने सारी चीनी मिले बेच दी। करके बोलिए, आप उसको बात सुनो। पहली बात मैं कह रहा हूँ कि जो देवरिया पिछड़ापन है, आप 2.5 लाख कर्जों से जीत दिखा रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो देवरिया पिछड़ा है, शिक्षा के क्षेत्र में, बेरोजगारी के क्षेत्र में,
स्वास्थ्य सुरक्षा के क्षेत्र में आगामी चुनाव में इसी मुद्दे के साथ समाजवादी पार्टी चुनाव लड़ेगी और आपको इस बार सबक सिखाने का काम करेगी। और आप कहते हो स्वागत है। मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग जातिवाद छोड़कर विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़े। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप स्वास्थ्य के मुद्दे पर लड़े, आप शिक्षा के मुद्दे पर लड़े। मैं ये चाहता हूँ, हमारी आर्थिक शिक्षा है। आप जातिवाद करते हो, पूरी जातिवाद आपको फैली हुई है। ऐसे बोलेंगे आप सुन पाएंगे ना, मैं सुन पाऊंगी ना, जनता सुन पाएगी, कोई कुछ नहीं समझ भाई आप खुद बताओ, और मेरी गुजारिश जब आपके बीच प्लीज आप भी सही भाई वही बोलो जो सही हो, आप वही बोलो जो सही हो। ठीक है दिव्यांश जी, रंजीत जी प्लीज एक एक करके बोलेंगे, मैं आपसे आखिरी बार मुस्कान जी मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी अपने समाजवादी भाइयों को धन्यवाद देना चाहूंगा कि वो विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ने आ रहे हैं, जातिवाद के मुद्दे पर छोड़कर। दूसरा विषय में बता दूं कि देवरिया के विषय में, देवरिया में मेडिकल कॉलेज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बनकर तैयार है, आज सुचारू रूप से चालू है। और सिर्फ देवरिया में नहीं, मैं आपको बता दूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में 26 नए मेडिकल कॉलेज बने हैं। आपको बता दूं जानकारी नहीं है। दूसरा आप बात करते हो, हो गया बस हो गया, ठीक है। अच्छा नंदन श्रीवास्तव जी, एक सवाल मेरा आपसे रहेगा कि जिस तरीके से सपा और कांग्रेस और रालोद और अपना दल कमेराबाजी एक साथ आने की बात कर रहे हैं, पूरे भारत में एक गठबंधन बन रहा है, INDIA गठबंधन, एक तरफ इंडिया गठबंधन, एक तरफ एनडीए गठबंधन। क्या इस बार इंडिया गठबंधन देवरिया में एनडीए को चुनौती दे पाएगा, जितनी मजबूत तरीके से हर एक मंच से अब ये दावेदारी पेश की जा रही है? नंदन जी देखिए मुस्कान, पहले तो एक पूर्वांचल में एक शब्द कहा गया है कि भेड़िया मिलन। मुझे रंजीत जी और दिव्यांशु जी के जो आरोप प्रत्यारोप और जो तंज एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से बयां कर रहे हैं, इससे एक तरीके से दुख भी हो रहा है और हंसी भी आ रही है कि काश ये सुर उस विकास को लिए एक साथ लेके निकलता, उस अपराध पे विराम लगाने के लिए निकलता, तो शायद किसी प्रदेश का, शायद किसी जिले का विकास हो पाता। हालांकि ये संभव तब हो पाएगा जब ये प्रजातंत्र में सभी पार्टियां अपने अपने लाभ को छोड़कर जनता का लाभ सोचेंगी। बहरहाल मैं आपके प्रश्न पे आता हूं और इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन की बात करता हूं। अगर आंकड़े देखा जाए तो ना ही मैं समाजवादी पार्टी की बात करूंगा, कांग्रेस की बात करूंगा, या फिर इनके संकट, इनके जितने भी घटक दल हैं उनकी बात करूंगा। मैं सीधे कहूंगा कि जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के दावे 65 सीटों को लेकर उत्तर प्रदेश में है और वही कांग्रेस के जो दावे हैं उत्तर प्रदेश में 45 सीटों की मांग है, तो इससे हालांकि अभी दोनों में विवाद चल रहा है। मध्य प्रदेश में हमने देखा कि अखिलेश यादव ने कांग्रेस के जो विरोध में अपने प्रत्याशी खड़ी कर दिए। तो पहली बात, इंडिया गठबंधन का जो तालमेल है वही समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर वो किस तालमेल के जरिए अपने आप को स्टेबल करेंगे। जो डिमांड है अखिलेश यादव की उत्तर प्रदेश में वो 65 सीटों को लेकर है, वही जो कांग्रेस की डिमांड है उत्तर प्रदेश में वो 45 सीटों को लेकर है, और सीट एक लिमिटेड है, 80 सीटें उत्तर प्रदेश में है। इस 80 सीटों में कितने अखिलेश यादव को मिलेंगे और कितने कांग्रेस को मिलेंगे, हालांकि अभी तक समन्वय इन लोग का बैंक बन नहीं पाया है। तो दूसरी चीज, इंडिया गठबंधन एनडीए की बात में करूं, भारतीय जनता पार्टी के जितने घटक दल हैं, यानी कि अपना दल की बात करें, सुभाषपा की बात करें, और ये जितनी भी इनके घटक दल है, इन घटक दल के अधिकतर दावे देखा जाए तो पूर्वांचल से है। चाहे सुभाषपा की बात करें और अपना दल की, हालांकि पश्चिमांचल में ज्यादा मजबूत कड़ी बना रखी है अनुप्रिया पटेल ने, लेकिन फिलहाल में पूर्वांचल पे आऊंगा क्योंकि हम लोग देवरिया मुद्दे पे बात कर रहे हैं। तो पूर्वांचल की कड़ी एनडीए, हालांकि घोषी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ी थी समाजवादी पार्टी से, तो इसी को बेस बनाकर, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के दावे थे कि घोषी उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी विजय हासिल करेगी, लेकिन इसका नतीजा विफल रहा और नतीजा समाजवादी पार्टी के पक्ष में रहा। शिवपाल यादव के दावे हैं कि पूर्वांचल को जीत लेंगे तो उत्तर प्रदेश को जीत लेंगे, लेकिन ओम प्रकाश राजभर अपने सीटों के 1 लाख के आंकड़े निकालकर मुख्यमंत्री से तमाम दावे और अपने पार्टी के लिए सीटों का डिमांड बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब दारा सिंह चौहान घोषी उपचुनाव हारे
तो उस समय दारा सिंह चौहान वर्तमान में वहां से विधायक थे, और जैसे ही समाजवादी पार्टी का दामन छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आए, वो सिर्फ चुनाव हार गए, और उसका नतीजा रहा कि समाजवादी पार्टी अपने आप को एक मजबूत कड़ी के रूप में उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल में पेश करने लगी। तो देखना दिलचस्प होगा, पहले तो इंडिया गठबंधन अपने आप में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी समन्वय बनाए, तब जाके कहीं ना कहीं लड़ाई एक स्तर की होगी। और दूसरी ओर जो भारतीय जनता पार्टी अपने दावे कर रही है कि पूर्वांचल को जीतते ही वो उत्तर प्रदेश में अपनी 80 की 80 सीटें बना ले, हालांकि 14 ऐसी सीटें हैं जो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पास में नहीं उत्तर प्रदेश की, और इसी 14 सीटों को भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है, खास करके पूर्वांचल की सीटों को। पूर्वांचल की सीट अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी जीतती है तो समाजवादी पार्टी को और इंडिया गठबंधन को हार का सामना करना पड़ता है। अब देखना दिलचस्प होगा मुस्कान जी। बिल्कुल ठीक आपने कि देखना बहुत दिलचस्प होगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव में तो समन्वय स्थापित नहीं हो पाया। तो शरण मणि त्रिपाठी जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, लाजमी सी बात है कि जब विधानसभा चुनाव में रार देखने को मिली, तो अब आपकी इंडिया गठबंधन पे सवाल उठेंगे। आपके भविष्य का जो गठबंधन जिसकी आप लगातार बात करते हैं, जिसका जिक्र कर रहे हैं, उस पर भी सवाल उठेंगे। ऐसे में समाजवादी पार्टी लगातार ये कह रही है कि वो सीट देने वाली पार्टी है यूपी में, और आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और अगर हम कांग्रेस पर इस देवरिया की दृष्टि से नजर डालें, तो एक लंबा दशक हो गया है यहाँ पर जनता ने कांग्रेस पर भरोसा नहीं जताया। क्या अलग रणनीति होगी कि देवरिया की जनता आप पर भरोसा जताए? क्योंकि देखिए, मेरे आंकड़ों के मुताबिक 1980 में आखिरी बार यहाँ पर कांग्रेस का सांसद था, उसके बाद यहाँ पर जनता दल, सपा, भाजपा, बसपा, फिर भाजपा, दोबारा भाजपा। एक लंबा इंतजार क्या इस बार खत्म होगा देवरिया में? लंबा इंतजार खत्म होने का समय बहुत जल्दी आ गया है, एकदम आपके सामने है, नजदीक है, बहुत ज्यादा समय उसमें नहीं बचा हुआ है। रह गई बात गठबंधन पे अगर प्रश्न उठने का, ये इनकी भूल है, यह इनकी भूल है कि गठबंधन पे प्रश्न उठा रहे हैं। आज हमको छोड़ दे, हमारे गठबंधन को छोड़ दे, हमारे सीट को छोड़ दे, अपने आप के लिए पहले देखें, पहले देखिए इनकी सरकार आ रही है या नहीं आ रही है, पहले अपने पीछे तो देख लें एक बार। क्योंकि आज का युवा गठबंधन की बात तो बाद में करेगा, युवा पहले बात करेगा कि जो दिन रात मेहनत करके, घर बेच करके, जमीन बेच करके, जो बाहर रह करके परिवार को छोड़ करके और अपनी तैयारी करता है, मेहनत करता है, रोजगार करता है, रोजगार के लिए प्रतिदिन प्रयत्नशील है, लेकिन उसके बाद मिलता क्या है उसको कि आज परीक्षा दिया, परीक्षा के बीच में बैठा हुआ है और उसके सामने खबर आती है कि परीक्षा लीक हो गया। तो मुद्दा तो साथ है, हमारे गठबंधन को छोड़ दें। मेरे पास अगर गठबंधन न भी रहे तो मेरे पास जनता का अपार समर्थन सहयोग मिलने वाला है। और ये बात करते हैं कि विकास के मुद्दे पे चुनाव में आ रहे हैं, विकास के मुद्दे पे हम आज से नहीं, और बहुत दिन से हम विकास के मुद्दे पे अपनी सरकार भी हम सबने चलाया, विकास के मुद्दे पे हम सबने चुनाव भी लड़ा और आगे भी लड़ते रहेंगे। जातिवाद को ये करते हैं, जातिवाद को ये करते हैं, जातिवाद अगर ये नहीं करते तो यहाँ पे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उप मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री जो भी आए हैं, तो केवल एक परिवार में नहीं जाते, वो दोनों परिवार में जाते। दोषी दोनों होगा, उसका निर्णय कोर्ट करेगा, लेकिन दोषी हम पहले मान लेते हैं। ये हमारा कोई भी, हमारे पास इसका अधिकार है ही नहीं कि उसका निर्णय कर ले कि दोषी है या यह है। हम अगर दोनों परिवार में मृत्यु हुआ है तो दोनों परिवार को काकूल है, हमको दोनों परिवार में जाना चाहिए। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ भेदभाव से जातिगत बातें हो रही है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव की ही बात केवल न सोची जाए। जो युवा 2017 में प्रयास किया नौकरी पाने का, उनका पेपर लीक हो गया, दरोगा भर्ती का पेपर लीक हो गया, यूपीपीटी का पेपर लीक हो गया, ऑपरेटर का पेपर लीक हो गया, पेपर लीक हो गया, इंस्पेक्टर का पेपर लीक हो गया, सारा चीज लीक हो गया। सरकार ने भी केस बना हुआ है, पहले अपने विकेस को बंद करे, फिर हमारे गठबंधन पे ध्यान दे, पहले अपनी मानसिकता बदले, फिर हमारे पे ध्यान दे। हमारी मानसिकता पहले से स्वच्छ है, सुंदर है, बढ़िया है, पहले भी थी और हमेशा रहेगी, क्योंकि हमारी सरकार हमेशा हर एक गरीब के साथ, हर एक मजबूर के साथ, हर वर्ग के साथ चलती है। क्या यही राम राज्य है? इस राज्य में कहीं न संहार होता है, कहीं रेप होता है। आप विगत 2 महीने पहले देख लीजिए, 2 अक्टूबर को घटना होता है नागपुर में,
3 अक्टूबर को घटना होता है पूर्व चौराहे पे, 5 अक्टूबर को पाटलिपुत्र चौराहे पे देवरिया में लगातार पर्याप्त हत्या हो रही है। क्या इसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या सरकार इसकी जिम्मेदारी नहीं लेती है? 2017 में भाजपा की सरकार थी, 2017 में भाजपा की सरकार थी, 17 से अभी तक उनकी सरकार है। क्या उनका दोष नहीं है? क्या वो सरकार दोषी नहीं है? मैं मानता हूँ कि अगर एक भी हमारे गरीब मजबूर या किसी भी इंसान की हत्या होती है तो उसका पूर्ण रूप की दोषी सरकार को मानी जाती है, और सत्ताधारी नेता लोगों को मानी जाती है। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि जिसके ऊपर जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, लाजमी है कि जिम्मेदार वही है और सवाल उससे किए जाएंगे, फिर वो कितना भी टोपी ट्रांसफर कर ले, ये खेल चलने वाला नहीं है। धन्यवाद सभी गेस्ट का हमारे साथ जुड़ने के लिए। ठीक है, आपको बात को रोकना चाहूंगा। पहली चीज तो ये है कि जब तक विकास की बातें होती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, तो ये पूर्व सरकार की बातें करते हैं। जब भी इनसे प्रश्न किया जाए सरकार में बैठेंगे, सरकार रहेगी इनकी, लेकिन अगर कोई खड़ा होगा तो दूसरे सरकार से पूछिए। बिल्कुल ठीक है, धन्यवाद आप सभी गेस्ट का हमारे साथ अपना महत्वपूर्ण समय इस चर्चा को देने के लिए। तो देखिए, अब चुनाव नजदीक है, हर एक पार्टी अपने अपने स्तर पर जोर आजमाइश कर रही है। तो वही देवरिया में जिस तरीके से लगातार हिंसाओं की घटनाएं सामने आई है, नरसंहार की वो तस्वीरें सामने आई है, साथ ही साथ जिस तरीके से बलात्कार की घटनाएं लगातार देवरिया के सामने आ रही है, विपक्षी दल उसे एक बड़ा मुद्दा बना रही है, क्योंकि बनना भी चाहिए। जिसके पास सत्ता है, जिसके पास लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, अगर जब वही सरकार लोगों की सुरक्षा नहीं कर पाएगी तो लाजमी है कि उनसे सवाल पूछा जाएगा और जवाबदेही भी उनकी ही होगी। अब 2024 के चुनाव में देवरिया का मुद्दा क्या बनता है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा, क्योंकि जनता 5 साल तक इंतजार करती है कि वो अपने मत का इस्तेमाल करेगी, तब जाके वो अपने पसंदीदा प्रत्याशी को चुनेगी। ऐसे में इस बार का तो मुकाबला बड़ा है, क्योंकि एनडीए वर्सेस आईएनडीआईए, और कहीं ना कहीं बसपा जो एकला चलो की राह पर है, वो भी अपनी मजबूत दावेदारी पेश कर रही है, चुनावी मैदान में सक्रिय हो चुकी है। अब देवरिया की जनता किसका समर्थन करती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।